हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं, वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत जो मौत का मामला है उसमें रिया चक्रवर्ती जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई सुशांत राजपूत के पिता ने, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें गलत हैं, ये सारे आरोप गलत हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपनी तरफ से कहा है कि डिप्रेशन के शिकार थे सुशांत और इस कारण उनकी मृत्यु हुई है। यानी जितने भी आरोप लगाए गए थे और अब तक जो कहा जा रहा था, जिसकी जांच भी बिहार पुलिस अपनी तरफ से करना चाह रही थी और एफआईआर दर्ज हो गया था रिया के खिलाफ, अब उस मामले में रिया चक्रवर्ती का पहला बयान आया है। ये उन्होंने कहा है कि ये सारे आरोप जो उनके ऊपर लगाए गए हैं वो गलत हैं। सुशांत के साथ लिव इन में थी, उन्होंने इस बात को कबूला है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इस बात को उन्होंने कबूला है, लेकिन साथ में ये कहा कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो सारे झूठे हैं। सुशांत की मौत के बाद हत्या और रेप की धमकी उन्हें मिली, ये बात रिया ने कही है और इसकी शिकायत उन्होंने मुंबई पुलिस में की थी। बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। रिया ने दरअसल बिहार में जांच न हो इसके लिए एक गुहार लगाई है और कहा है कि बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसीलिए वहां से इस केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, बताएं, यानी एक तरफ ये कबूल तो कर रही हैं कि लिव इन रिलेशनशिप था, लेकिन ये नहीं कह रही हैं कि उनका कोई किसी भी तरह की उनकी कोई भूमिका थी इसमें। बिल्कुल, इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि खूब चिलमन से लगे बैठे हो, सामने आते भी नहीं और साफ छुपते भी नहीं। यानी साफ साफ बताने से भी इनकार है, लेकिन ये भी इकरार भी है कि हाँ उनके साथ उनके रिलेशन थे। लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह के परिवार वालों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और उसमें साफ साफ ये कहा गया कि वो 15 करोड़ रुपए, आखिर वो कौन शख्स था इसके पीछे जिसने सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए की निकासी की और किन जगह की, वो रुपए कहाँ कहाँ लगे। और इस बीच ये भी देखना जरूरी होगा कि आखिर इतने रुपए अचानक इन्होंने अपना लोन भरने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए कैसे हुआ। और इसके साथ ही जरूरी ये भी जांच करने की होगी कि आखिर वो कौन था जो सुशांत को ड्रग का एडिक्ट बना रहा था, भूत प्रेतों की कहानियां सुना के डरा रहा था और उनसे अपनी मनमानी करवा रहा था। स्थिति ऐसी हो गई, ये कहा जा रहा है सुशांत के परिवार वालों की तरफ से कि स्थिति ऐसी हो गई कि सुशांत के सामने फिर जिंदगी में कोई रस नहीं बचा। और अभी तक ये बात सामने आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये बात कही जा रही है कि चूंकि जांच पहले ही मुंबई में चल रही है तो बिहार में नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये भी बात वो कह रही है कि बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसीलिए वो चाहती है कि मुंबई में हो। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने अपने पिटीशन में साफ कहा है कि उनको बिल्कुल इस बात की आशंका है कि वहां पर निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार ने भी कैविएट दाखिल की है उससे मामला राजनीतिक जरूर हो रहा है, लेकिन इसमें यह भी कि जो इंसाफ की आकांक्षा है लोगों की, ये भावना है कि इंसाफ मिलना चाहिए। तो लिहाजा ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ही ये तय होगा कि आखिर इस मामले की जांच मुंबई में हो, पटना में हो, या फिर कोर्ट की निगरानी में मुंबई या पटना, हाई कोर्ट मुंबई या हाई कोर्ट पटना की निगरानी में जांच हो। ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी हो गई हैं इंसाफ की इस लड़ाई में। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। संजय शर्मा ये जानकारी दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें क्या कहा गया है। वो नहीं चाहती हैं कि बिहार में जांच आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें बिहार पुलिस की निष्पक्षता पर संदेह है। उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में जरूर थी सुशांत के साथ, लेकिन उनकी मृत्यु में इनका कोई रोल नहीं था। दरअसल जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई है, शुरुआत में हालांकि सीधे सीधे इसे सुसाइड कहा गया, लेकिन उसके बाद जितनी उंगलियां उठनी शुरू हुई उसमें एक सिरा यह भी कहता था कि मुमकिन है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हो, और इसीलिए एक तबका सीबीआई जांच की मांग करता रहा, जिसमें रिया भी उस समय में शुरुआती तौर पर शामिल थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से परतें निकलती गईं और उसके बाद अब जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती पर ही एफआईआर करवाया है, उसके बाद जाकर अब थोड़ा सा और इस पूरे मामले में पेच उलझ गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में जिस तरीके से अभी तक जांच आगे बढ़ी है, बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों को
बुलाकर उनसे पूछताछ तो की गई है, लेकिन मामला किसी तरीके से अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है। और इसीलिए सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर इतने बड़े डायरेक्टर्स से, बड़े प्रोड्यूसर्स से पूछताछ हो रही है तो उसमें निकल क्या रहा है? क्या नेपोटिज्म का सिरा पकड़ने के लिए ये पूछताछ चल रही है, या फिर वाकई मौत की जो गुत्थी है वो इतनी उलझी हुई है जिसे सुलझाने के लिए अभी और भी लगातार ये मामला चलता रहेगा? क्योंकि अब इसमें एक आर्थिक मामला भी जुड़ा हुआ है और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के सीए संदीप सिंह से आज तक ने खास बातचीत की। हमारे साथ हैं संदीप श्रीधर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए साइफन ऑफ किए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवारजनों ने, वो कैसे हुआ या वो सच में हुआ था या नहीं। सर, ये बताइए कि जो सुशांत के अकाउंट आप देखते थे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनके, किस तरीके से ये अकाउंट था और क्या उस अकाउंट से कोई मेजर पैसा रिया, शौविक और इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो एक ही परिवार के लोग हैं, उनके अकाउंट में गया है? well, मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग अलेज्ड एज द पुलिस वाज चेकिंग विद अस टुडे, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये सारा पैसा गया कहाँ सर? कहाँ एक्सपेंडिचर में दिखाई दे रहा है? वेल, वो पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू, हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम। व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है। जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। पर 15 करोड़ रुपए सर अकाउंट से चले गए, तो 15 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर में गए? नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना आप पूछ रहे हैं। 15 करोड़ थे ही नहीं उनके अकाउंट में। पैसे होंगे, नेटवर्थ होंगे, बट बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं उसके लिए उतना कुछ है ही नहीं। वो पुलिस के पास सारी स्टेटमेंट्स हैं। 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में 15 करोड़ होने चाहिए। 15 करोड़ नहीं थे सुशांत के अकाउंट में और फिर भी परिवार यह आरोप लगा रहा है कि 15 करोड़ चले गए, तो ये कैसे हो रहा है? डिपेंड कर रहा है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है। मैं 1 साल से ही देख रहा हूँ। अगर कोई पीछे की इन्फॉर्मेशन है पिछले साल, या कोई बैंक अकाउंट है जो हमारे पास नहीं दिखाया गया है, वो सब चीजें अगर सामने आएंगी तो पता चलेगा। बट हमारे पास जो लिमिटेड बैंक स्टेटमेंट्स है उनकी लास्ट 1 साल की, उसमें ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में क्या कोई बड़ा अमाउंट गया है, कोई बड़े पैसे गए हैं? सुशांत के अकाउंट से तो कुछ नहीं, सिर्फ खर्चे हुए थे लास्ट ईयर, और जो भी माइनर छोटा मोटा गया होगा 25-50 हजार, बस वही। ये थे संदीप श्रीधर, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वो बोल रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती या उनके परिवारजनों के अकाउंट में कोई भी मेजर पैसा, कोई भी बड़ा पैसा सुशांत के अकाउंट से गया ही नहीं। वो ये तक बोल रहे हैं कि सुशांत के अकाउंट में इतने पैसे थे ही नहीं जब से वो उनका अकाउंट हैंडल कर रहे हैं करीब 1 बरस से। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। हमारे संवाददाता दिव्येश इस समय हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। दिव्येश, शुरुआत में जिस तरीके से इसकी जांच शुरू हुई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि मानसिक तनाव अगर है, अगर आत्महत्या वाकई है और किसी की वजह से उन्होंने किया है, तो कितने लोगों की हमने पूछताछ अभी तक देख ली। लेकिन अब ये जो आर्थिक सिरा जुड़ रहा है, अब जो रिया का पूरी तरीके से एंगल सामने आ रहा है, अब हम समझें कि थोड़ा थोड़ा सुलझने की तरफ ये मामला जा रहा है या अभी और उलझ गया है और बिखर गया है? जी श्वेता जी, आपको बता दें, हमने अभी जो संदीप श्रीधर, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पिछले 1 साल से अकाउंट हैंडल कर रहे थे सुशांत का, उनको पूरी फाइनेंशियल स्टेटस उनकी पता थी। और जो एफआईआर बिहार में हुई है और जो संदीप श्रीधर बताते हैं, उसमें 2 बहुत ही वास्ट डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि संदीप श्रीधर बता रहे हैं कि एक तो पहली बात वो बोल रहे हैं कि इतने पैसे सुशांत के अकाउंट में थे ही नहीं। दूसरी बात वो बता रहे हैं कि कुछ हजारों के अलावा रिया के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, और जो हुए भी हैं वो एक्सपेंडिचर के तौर पर, वो लोग साथ में रहते थे, कुछ एक्सपेंडिचर के तौर पर वो ट्रांसफर हुए होंगे, वो कुछ हजार रुपए हैं, ना कि कुछ लाख, ना कि कुछ करोड़। इसके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा वो पुलिस को दे चुके हैं, मुंबई पुलिस को दे चुके हैं। उसमें उन्होंने ये तक बताया है कि कहां कहां कितने पैसे खर्च हुए और कितने पैसे आखिर में बचते हैं। उसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो जाता है करीब 2.25 करोड़ का, जो कि जीएसटी और इनकम टैक्स का है। उसके अलावा कोई भी मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। एक 50 लाख का ट्रांसफर है
थॉमस कुक को, जो कि यूरोप टूर के लिए है, जिसमें सुशांत और रिया साथ में गए थे। इसके अलावा बहुत ही मिनिमल ट्रांजैक्शंस हैं, रेंट के ट्रांजैक्शंस हैं। वो जो फार्म हाउस रेंट किए हुए थे लोनावला में पावना डैम के पास, उसके करीब 26,40,000 का ट्रांसफर दिखाई दे रहा है। और सारे एक 9 लाख रुपए का डोनेशन भी, जो कि मिलाप नाम की जो एनजीओ है उनको सुशांत ने किया था, वो भी दिखाई दे रहा है। पर ऐसा जो कि क्लेम किया जा रहा है बिहार में रजिस्टर हुई एफआईआर में कि रिया चक्रवर्ती ने 15 करोड़ रुपए, 17 करोड़ थे उनके अकाउंट में, 15 करोड़ रुपए उन्होंने साइफन ऑफ किए या फिक्टिशियस अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए। उन सारे अकाउंट्स का ब्यौरा चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है और वही वो ब्यौरा दे रहे हैं, वही वो बता रहे हैं कि वो सारे के सारे पैसे खर्च हुए हैं, एक्सपेंडिचर है, ना कि किसी को ट्रांसफर हुए, ना ही साइफन ऑफ हुए। श्वेता, लेकिन दिव्येश, जो एफआईआर है उसमें सिर्फ एक बार के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है या फिर सालों से जो रिश्ता चला है उस दौरान 15 करोड़ की बातचीत हो रही है? क्या आधारहीन है ये फिगर जो परिवार की तरफ से दिया जा रहा है? फिर जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बता रहे हैं वो 1 साल का फिगर बता रहे हैं और वो ये तक बता रहे हैं कि 1 साल से सुशांत के पास कोई खास काम नहीं था, उनकी कोई खास इनकम नहीं थी। उस वजह से उनके अकाउंट के उनके जो एक्सपेंडिचर थे, वो एक फिल्म स्टार थे, उनकी एक्सपेंडिचर भी उस हिसाब से थी, उस तरीके की थी, उस लेवल की थी। और उस खर्च को देखते हुए जो उनका इनकम था वो इनकम कम घट गया था। 2019 से इनकम घट चुका था, काफी कम हो गया था। और उसके बाद 2020 का समय आया और रिया चक्रवर्ती उनके साथ रह रही थी पिछले कुछ महीनों से, उन्हें जानती थी, उनके साथ रिलेशनशिप में थी, बट उनके साथ रह रही थी कुछ महीनों से, जो कि एफआईआर में कहा गया है कि वो साथ में रह रही थी, उन्हें कन्फाइन करके रखा गया था। और सबसे बड़ा मुद्दा बना कि ये ट्रांजैक्शन जो हुई है 15 करोड़ रुपए की, ये किसी अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये खुद उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहे हैं, जिन्हें सुशांत ने हायर किया था, पहले के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बदलकर अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे संदीप श्रीधर, जिन्होंने सिर्फ आज तक से खास ये बातचीत में अभी ये बताया है। एक के बाद एक कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं इसमें, जिसके लिए गहन जांच जरूरी है, क्योंकि एक सिंपल, एक तरह से कहें तो एक सरल आत्महत्या या मौत का मामला नहीं सामने आ रहा है, बल्कि गहन जांच की आवश्यकता इसमें है। बहुत शुक्रिया दिव्येश इस पूरी बातचीत के लिए। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान और इमरान खान के मनोवैज्ञानिक दबाव की बात करते हैं। इमरान खान के दिलो दिमाग पर इस समय राफेल मंडरा रहे हैं। राफेल फाइटर जेट्स के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही पाकिस्तान की दहशत बढ़ गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि भारत अपनी रक्षा जरूरत से बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार जमा कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इससे दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। पाकिस्तान ने दुनिया से विनती की है कि वो भारत को हथियार जमा करने से रोके, यानी भारत में राफेल के आने के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान का डर उसकी बातों और चेहरे पर दिखाई देने लगा है। कल हमने आपको बताया था कि राफेल फ्रेंच भाषा का शब्द है। राफेल का अर्थ होता है हवा का तेज झोंका, लेकिन चीन के लिए और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए इसका अर्थ मुसीबत का तेज झोंका है, और पाकिस्तान के लिए और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए इसका अर्थ है डर का तेज झोंका। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। पाकिस्तान के हुक्मरानों के मन में राफेल उड़ रहे हैं और दहशत के बम गिरा रहे हैं। कल से ही पाकिस्तानियों में राफेल के लिए दिलचस्पी बढ़ गई थी। 29 जुलाई की सुबह से पाकिस्तान में राफेल ट्रेंड करने लगा था और शाम तक ये सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में आ गया। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, हर तरफ राफेल को सर्च किया जा रहा था। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार पाकिस्तान में 29 जुलाई को राफेल एयरक्राफ्ट प्राइस, राफेल जेट प्राइस, राफेल स्पीड, राफेल इंडिया, वर्ल्ड बेस्ट फाइटर जेट, व्हाट इज राफेल, अंबाला और F-16 वर्सेस राफेल को सर्च किया जा रहा था। यानी पाकिस्तानी लोग राफेल के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते थे और भारतीय वायुसेना के बारे में भी उनकी काफी दिलचस्पी थी। पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने यह सर्च किया कि F-16 और राफेल लड़ाकू विमानों में से कौन बेहतर है। ये सर्च तो आज भी खूब की जा रही है। आज भी गिलगिट बल्टिस्तान, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, राजधानी क्षेत्र, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब में राफेल ट्रेंड करता रहा। यानी पाकिस्तान की जनता हो या वहां के हुक्मरान हो, सबके दिमाग में राफेल की लैंडिंग हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की खरीद फरोख्त पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार
2015 से 2019 के बीच दुनिया में हुए हथियार के सौदों में से भारत की हिस्सेदारी 9.2% की, जबकि सऊदी अरब की हिस्सेदारी 12% की, चीन की हिस्सेदारी 4.3% और पाकिस्तान की हिस्सेदारी 2.6% की है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दमदार रक्षा सौदे किए हैं। भारत ने अमेरिका से M777 हाउइत्जर तोपें ली, अपाची और चिनूक हेलीकॉप्टर लिए, SIG असॉल्ट राइफल की डील साइन की। वहीं रूस से S-400, कामोव KA-226T, Su-30 MKI और MiG-29 लड़ाकू विमानों की नई खेप। AK-203 राइफल, Mi-35 हेलीकॉप्टर के लिए एंटी टैंक मिसाइल, अकुला पनडुब्बी समेत कई डील्स हुई हैं। इसके साथ ही इजरायल के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अतिरिक्त स्पाइस 2000 बॉम्ब खरीदने की डील हुई है। राफेल के लिए भारत ने ऐन मौके पर फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीदने का फैसला भी किया। ये सब पाकिस्तान के डर को बढ़ाने के लिए काफी है। भारत की हर नई रक्षा डील पाकिस्तान को सिर्फ सामरिक रूप से ही नहीं, कूटनीतिक रूप से भी कमजोर कर रही है। अब मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का विश्लेषण करते हैं। मोदी सरकार ने बुधवार को इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। कल से अब तक आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना भी होगा, लेकिन अब हम 7 पॉइंट्स में नई शिक्षा नीति के हर एक अहम पहलू को आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले तो शिक्षा के फॉर्मेट में हुए बदलाव को समझिए। पहले 10+2 पैटर्न पर भारत की स्कूली शिक्षा चलती थी, लेकिन अब इसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया। पहले 10वीं तक शिक्षा का एक समान पैटर्न था, फिर विकल्प मिलते थे। अब पहले 5 साल का फाउंडेशन स्टेज होगा। इसमें 3 से 8 साल के आयु वर्ग में प्री प्राइमरी के 3 साल और फिर क्लास 1 और क्लास 2 शामिल होंगे। फिर 8 से 11 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 होंगे। फिर क्लास 6 से क्लास 8 तक का एक पैटर्न होगा, जिसमें 11 से 14 साल के बच्चे पढ़ेंगे। छठी क्लास से ही अब वोकेशनल कोर्स शुरू हो सकते हैं। इंटर्नशिप कराई जा सकती है। इसके साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। स्कूली शिक्षा का अगला चरण 14 से 18 साल के बच्चों के लिए क्लास 9 से क्लास 12 तक का होगा। इस चरण में बोर्ड परीक्षा को आसान बनाने की बात कही गई है। सिर्फ महीने भर की पढ़ाई की परीक्षा नहीं, बल्कि क्षमताओं की परीक्षा होगी। नई शिक्षा नीति में जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, वो है पढ़ाई का माध्यम। 5वीं क्लास तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। इसे 8वीं तक बढ़ा सकते हैं। सेकेंडरी स्तर से विदेशी भाषाओं में पढ़ाई कराई जाएगी। कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। नई शिक्षा नीति का तीसरा अहम पॉइंट यह है कि इसमें पढ़ाई का डर मिटाने की पहल है। बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं, बल्कि प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाएगी। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का डर मिटाने की कोशिश होगी। नई शिक्षा नीति का चौथा अहम पॉइंट यह है कि उच्च शिक्षा में आजादी और विकल्प बढ़े हैं। अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के साथ 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। डिग्री प्रोग्राम में अगर कोई छात्र 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद डिप्लोमा हासिल कर सकेगा और 3 साल के बाद डिग्री मिलेगी। साथ ही रिसर्च के फोकस के साथ 4 साल का डिग्री प्रोग्राम किया जा सकता है। पीएचडी के लिए एमफिल की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा यूजीसी और AICTE जैसे रेगुलेटर खत्म होंगे और इकलौता रेगुलेटर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। उच्च शिक्षा में मेन स्ट्रीम के साथ दूसरा विषय ले सकते हैं, मसलन इंजीनियरिंग के साथ संगीत पढ़ सकते हैं। देश भर के कॉलेजों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात भी कही गई है। नई शिक्षा नीति का 5वां पॉइंट यह है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए दरवाजे खुलेंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोले जा सकेंगे। शिक्षा नीति का 6वां पॉइंट यह है कि शिक्षा में रिसर्च पर जोर देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। NRF स्वतंत्र रूप से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नियंत्रण में होगा। नई शिक्षा नीति का 7वां अहम पॉइंट यह है कि अब ई शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम बनेंगे, वर्चुअल लैब बनेगी। विश्व गुरु कहे गए भारत में आधुनिक शिक्षा एक बार फिर बीच बहस में खड़ी हुई है। नई शिक्षा नीति के जरिए 34 साल बाद भारत ने शिक्षा का नया कलेवर चुनने का फैसला किया है। मोदी सरकार का दावा है कि नई शिक्षा नीति में भविष्य की राह है। शिक्षा को बोझ मानने की मानसिकता से मुक्ति है। शिक्षा को सच मायने में सीखने की सोच से जोड़ने का दावा है।
मोदी जी के मार्गदर्शन में जो शिक्षा नीति बनी है वो पूरे शिक्षा का चित्र बदलेगी। उसमें केवल ज्ञान नहीं, केवल रोजगार का हुनर नहीं, तो इसमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो शिक्षा में होना चाहिए वो सब अब आएगा। बीजेपी और उससे पहले से आरएसएस शिक्षा को राष्ट्र निर्माण से जोड़कर देखता रहा है, तो उधर दक्षिण के राज्यों में तथाकथित हिंदी थोपने के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन चले हैं। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी पढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। No individual language, no specific language will be imposed on any state if the state doesn't want it. But the ability to learn 3 languages, which has been a part of the earlier formula of the earlier policy, certainly had been carried forward. नई शिक्षा नीति में भाषा पर बवाल ना हो, इसलिए बीच का ये रास्ता चुना गया है। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी कि अंग्रेजी माध्यमों में पढ़ाने वाले ज्यादातर निजी स्कूल क्या भाषा के अपने ढर्रे पर ही चलते रहेंगे? इस बीच डीएमके ने एक बार फिर भाषा का सवाल खड़ा कर दिया है। डीएमके तो नई शिक्षा नीति को गरीब विरोधी भी बता रही है। डीएमके की सांसद कनिमोझी ने कहा है, सभी उच्च शिक्षा कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षाएं संस्कृत को मुख्य धारा में लाना, 3 भाषा की नीति, क्या इन्हें सकारात्मक कहा जाएगा? गरीबों से शिक्षा को दूर करने के कदम उठाए जा रहे हैं। बीजेपी ने राज्यों से ताकत छीनकर हिंदी और संस्कृत थोपने का काम शुरू कर दिया है। बहरहाल इस राजनीति के बीच नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी की 6% खर्च करने का लक्ष्य है। ये खुद में एक महत्वाकांक्षी नीति है और जरूरी भी है, लेकिन फिर वहीं पर बात कथनी और करनी की आती है। क्या मोदी सरकार शिक्षा को आर्थिक एजेंडे में अहमियत दिलाने के इरादे को पूरा कर सकेगी? नई शिक्षा नीति में शिक्षा का काम देखने वाला मंत्रालय अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं रह जाएगा, बल्कि 1986 से पहले की तरह इसे सिर्फ शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। इसके पीछे तर्क यह है कि शिक्षा पर सरकार की नीति भटके नहीं। वैसे असली मुद्दा तो पाठ्यक्रमों का ही होगा, लेकिन आरएसएस और उससे जुड़े संगठन फिलहाल इस नई शिक्षा नीति के समर्थन में हैं। सबको आमंत्रित किया गया था, जो भी उसमें विचार देना चाहते थे उन्होंने सबने अपने विचार दिए हैं। और भारतीय होना तो कोई बुरी बात नहीं है। इसको कहना कि ये आरएसएस का है या किसी का एजेंडा नहीं, ये तो भारतीयता का एजेंडा है। भारतीय होने में क्या बुराई? शिक्षा नीति 2030 तक स्कूलों में 100% दाखिले और 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% दाखिले का लक्ष्य रखती है। इन लक्ष्यों पर देश कितना खरा उतरेगा, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति से तय होगा। चेन्नई से शालिनी और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस पर संसद की स्थायी समिति में 2 बार चर्चा हो चुकी है। इस पर शिक्षाविदों की राय और ग्राम पंचायत स्तर तक मिले इनपुट के आधार पर शिक्षा नीति को तैयार करने का दावा है। मानव संसाधन विकास मंत्री, या यूं कहें कि आने वाले दिनों के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ आज तक ने बातचीत की है। निशंक जी, आपका स्वागत है आज तक पर। तो अब कितना बड़ा कदम हम इसको माने, क्योंकि बहुत लंबे इंतजार के बाद बहुत ज्यादा लोगों से इसकी चर्चा हुई नई शिक्षा नीति को लेकर, जो कल कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है। मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श होने वाला, नवाचार वाला विमर्श रहा होगा जो नई शिक्षा नीति पर हुआ है। और इस विचार विमर्श के बाद जो निकला है अमृत, वो नई शिक्षा नीति के रूप में आया है। मुझे लगता है कि चाहे वो ग्राम समितियों 1,25,000 ग्राम समितियों तक जाने का विषय रहा हो, चाहे देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से, देश के सभी सांसदगण से, अभिभावकगण से, अध्यापकों से, शिक्षकों से ही नहीं बल्कि शिक्षाविदों से, विशेषज्ञों से, एनजीओ से, हर स्तर पर लगातार परामर्श होना और उसके बाद भी जो ड्राफ्ट बना था उस शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को फिर पब्लिक डोमेन में डाल करके 2.25 लाख के करीब सुझाव मिलना, और उन सुझावों पर भी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में 2 अलग सचिवालय बना करके 15-15, 20-20
विशेषज्ञों की टीम बनाकर एक एक का विश्लेषण कर फिर ये नई शिक्षा नीति बनी है। जो शिक्षा नीति है वो छात्रों को उड़ान भरने का मौका देती है। अगर हम आम लोगों को समझाना चाहें, जिसमें कहा गया कि 5 साल से प्राइमरी स्कूल तक 3 साल और कक्षा 1 से कक्षा 2 फाउंडेशन स्टेज शामिल होगी, इसको कैसे आप समझा पाएंगे? देखिए, अभी जो बच्चा है क्योंकि शिक्षा वहीं से शुरू होती है और जो विशेषज्ञों के और वैज्ञानिकों का विश्लेषण के बाद जो उन्होंने हमको सुझाव दिया है कि बच्चा जो 3 वर्ष से और 6 वर्ष तक का जो बच्चा है उसका मस्तिष्क विकसित होता है और जो 85% है वो उसी 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में ही है जो उसका मस्तिष्क का विकास होता है। तो हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं। उस बच्चे को खेल खेल में तमाम गतिविधियों के माध्यम से किस तरीके से करेंगे, तो हमने 10+2 पहले तो 10वीं तक कुछ विशेष हो नहीं, एक जैसा चल रहा है तो चल रहा है, अब वो नहीं होगा। हमने 5+3+3+4 किया है। पहले 5 वर्षों में भी 3 वर्ष वो आंगनबाड़ी के पास रहेगा, 2 वर्ष वो प्री प्राइमरी में और फिर जाकर के वो आगे आएगा। हम बच्चे को बुनियादी तरीके से बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मक पर ये बल दे रहे हैं कि उसको कैसे सर्वांगीण विकास वो बच्चे के ही उससे होगा। अभी तक जो हमारी शिक्षा नीति थी उसको ये माना जाता था कि वो रोजगार परख नहीं है, कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ी नहीं है। अब जो नई शिक्षा नीति उसमें आपने कहा कि 6ठी कक्षा के बाद उसको रोजगार से जोड़ा जाएगा, रोजगार परख बनाने की बात। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। मैं सोचता हूँ कि देश की शिक्षा नीति में एक तो जो अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी मातृभाषा में होगी, उसकी जो भाषा है जिसमें वो आज ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति करता है, वो भारत की 22 भारतीय भाषाएं हैं। वो जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, जिस राज्य में जो भाषा है वो जब अपनी भाषा में पढ़ेगा, जब अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा तो उसकी ज़्यादा प्रकटीकरण होगा। शिक्षा के बाद अब आस्था की बात करते हैं। पूरी दुनिया में राम भक्त इस समय अयोध्या पर निगाह जमाए हुए हैं। वो भगवान राम की महिमा के साथ साथ हर उस बात को जान लेना चाहते हैं जो राम मंदिर से जुड़ी है। इसीलिए आज तक भी आपको राम मंदिर से जुड़े हर तथ्य और हर खबर को सबसे पहले और सबसे विस्तृत तरीके से दिखा रहा है। आप इस एक्सक्लूसिव तस्वीर को देखिए। ये भगवान राम के मंदिर की एक्सक्लूसिव 3D तस्वीर है। जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस समय है, बिल्कुल ऐसा ही भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाया जाएगा। 3 मंजिल वाले इस मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी, जबकि लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 235 फीट। पहली बार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 शिखर वाले भव्य राम मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं। ये 3D तस्वीर राम मंदिर का डिजाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट निखिल सोमपुरा ने बनाई है। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर राम भक्तों में अद्भुत उत्साह है, मगर ये अयोध्या है, यहाँ की राजनीति का कोई और छोर नहीं है। एक तरफ राम भक्त भूमि पूजन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर राजनीति के रंग गहराने लगे हैं। आप 3D मंदिर के साथ राजनीति को भी 3D में देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अयोध्या में जितनी तेज सियासत चल रही है, उससे कहीं तेज चल रही है अयोध्या को सुंदर बनाने की तैयारी। सरयू नदी के घाटों को सुंदर बनाया जा रहा है, शहर से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, श्री राम की नगरी में दीवारों पर राम के चित्र उकेरे जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि अयोध्या को इतना भव्य बनाया जा रहा है कि देखने वाले देखते रह जाएं। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। जिसका राम जिसे जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद है। जब भीड़ में भरा हो ऐसा भक्तिभाव, देखने को मिले चिंतन राम का कीर्तन, समय करने लगे सबसे सुंदर सपने का सृजन। जब समझना हो राम के नाम का सार, तो चले आइए अयोध्या, देख लीजिए राम का धाम। जय श्री राम। सरयू में इन दिनों दिखते हैं आस्था के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, भक्तों के उठे हुए हाथों के स्तंभ। कहते हैं ना कि
अब वो समय वो दिन आ गया है कि हम लोग बहुत जल्दी 1-2 साल में भव्य मंदिर का जो हम लोग का आकांक्षा था, हमारे जो संघर्ष करने वाले तो चले गए, लेकिन हम सब उसका जो है दर्शन लाभ उठाएंगे। अयोध्या इन दिनों सनातन धर्म का विस्तारित आकाश हो गई है। धर्म पर्याय हो गया है इन दृश्यों का। अयोध्या चमक रही है राम के नाम से। पूरी नगरी को सिरे से संवारा जा रहा है। सड़क किनारे बने खंभों को श्री राम के रंगों में रंग दिया गया है। दीवारों पर सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। सबको इंतजार है भूमि पूजन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामलला की ये पहली यात्रा होगी, लेकिन 1991 में मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे और उन्होंने तब विवादित ढांचे के भीतर रामलला के दर्शन किए थे। एक पत्रकार ने जब उस वक्त उनसे पूछा था कि आपकी अगली यात्रा कब होगी, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब मंदिर का संकल्प पूरा हो जाएगा। 5 अगस्त को वो संकल्प पूरा हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी उस दिन अपने हाथों से इस मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं, भूमि पूजन करने जा रहे हैं। ऐसे में उत्साह अयोध्या में कई गुना ज्यादा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उत्साह अपने चरम पर है। भूमि पूजन के लिए अयोध्या भी तैयार है, मगर इन सब के बीच कोरोना ने अयोध्या को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। राम जन्मभूमि के पुजारी और आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य प्रदीप दास कोरोना संक्रमित हो गए। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हुए। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने अयोध्या में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। आस्थाओं की रिपोर्ट के साथ संक्रमण की रिपोर्ट देखना भी जरूरी है। चिंता की बात यह है कि अयोध्या में कोरोना संक्रमण से बीमार होने वालों का रिकवरी रेट कम हो रहा है। यहां पहले रिकवरी रेट 73% था, जो अब घटकर 61% हो गया है। दूसरा आंकड़ा देखिए, हरे रंग की लकीर आप देख रहे हैं, इसका मतलब है 30 दिन यानी 1 महीने में कोरोना के केस डबल होना, और जो लाल लकीर आप देख रहे हैं इसका मतलब है 15 दिन में कोरोना के केस दोगुने होना। बीच में जो तीसरी नारंगी रंग की लकीर है वो अयोध्या में संक्रमण की रफ्तार को दिखाती है। ये लकीर बता रही है कि 12 दिन में कोरोना के केस दोगुने हो रहे हैं। हालांकि अयोध्या वासियों में कोरोना केस बढ़ते संक्रमण के खौफ से ज्यादा मंदिर के भूमि पूजन का उत्साह है। फिर भी कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। पंद्रह 15,83,792 ये कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है आज का, जिनमें से 10,20,582 लोग ठीक हो चुके हैं और मृत्यु का आंकड़ा है 34,968। रफ्तार बहुत तेज पकड़ी हुई है कोरोना संक्रमण ने। सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।